इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को एक लैंडमार्क जजमेंट दी, जिस लैंडमार्क जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक डिक्लेयर किया। यस, तो इसको एक लैंडमार्क जजमेंट इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये यूनानिमसली ली गई है। हालांकि ये थोड़ा देर से आई, लेकिन चलो आई। तो यूनानिमसली एक मत होके, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, 5 जजेस ने ये कहा कि ये असंवैधानिक है और हमारे फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन को भी वायलेट कर दिए, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वो बियरर बॉन्ड्स या मनी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर कंपनी परचेज कर सकती है थ्रू एनी ब्रांचेस ऑफ द SBI इन इंडिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की और कुछ बातें अगर हम जाने तो उसको सोल्ड किया जाता है 1000 के मल्टीपल्स में, मतलब 1000, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लाइफ की अगर बात करूं तो 15 दिन की इनकी लाइफ होती है, मतलब 15 दिन में ही किसी इंडिविजुअल या कंपनी को ये डिसीजन लेना होता है कि उसको इस बॉन्ड को किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना है। एंड सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि नेम या और कोई भी अदर इंफॉर्मेशन एंटर नहीं की जाती इस इंस्ट्रूमेंट में, कि इसीलिए इसको हम एक गुप्त एनोनिमस डोनेशन भी कहते हैं। हु कैन रिसीव फंडिंग थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स? सिर्फ वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट 1951 में, एंड जिन्होंने लास्ट जनरल इलेक्शंस में 1% वोट सिक्योर किए हो लोकसभा में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात अगर करूं तो सबसे पहले 2017 के बजट सेशन में इस स्कीम को अनाउंस किया गया। 2018 में इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत सारी अमेंडमेंट्स देखने को मिली बहुत सारे एक्ट्स में, जैसे कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, कंपनीज एक्ट 2013, इनकम टैक्स 1961 एंड फाइनेंस एक्ट 2017। तो आइए जानते हैं क्या क्या अमेंडमेंट हुई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में और उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने किस किस तरह से जजमेंट पास करी। सबसे पहले बात करेंगे RPA एक्ट 1951 की, जिसका सेक्शन 29 क्लॉज C ये मंडेट करता था कि कोई भी डोनेशन अगर एक्सीड करती है 20,000 रुपए से ज्यादा तो उसको आप डिस्क्लोज करेंगे। मतलब पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी डोनेशन आ रही है किसी भी सोर्सेज से और वो 20,000 रुपए से ज्यादा हो गई तो पॉलिटिकल पार्टीज को उसको डिस्क्लोज करना है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2017 के इंटरवेंशन के बाद, मतलब जो भी अमेंडमेंट्स हुई उसके बाद, ये एग्जेम्प्ट कर दिया गया। कोई भी डोनेशन आ रही है अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू तो इस वाली रिक्वायरमेंट को एग्जेम्प्ट किया गया कि उसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है और सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को भी खारिज कर दिया, नलीफाइड कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब अगर बात करूं कंपनीज एक्ट 2013 की, तो सेक्शन 182 रिस्ट्रिक्ट करता था कॉर्पोरेट डोनेशन को। देखिए, एक कैप इंपोज किया गया, एक लिमिट है कि कोई भी कंपनी है उसका लास्ट 3 फिजिकल ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट 7.5% तक ही आप डोनेट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ये कैप, एक लिमिट लगाई गई। फाइनेंस एक्ट 2017 ने इंटरवीन किया तो ये डोनेशन की लिमिट भी हटाई गई, मतलब इस पे जो कैप लगा था 7.5% वाला वो भी हटाया गया और डिस्क्लोजिंग रिक्वायरमेंट्स भी हटाई गई। पहले ये भी था कि आपको डिस्क्लोज भी करना है, पर ये दोनों चीजें इससे हटाई गई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी नलीफाइड किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए इलेक्शंस पे। देखिए, यहां पर एक बात समझने की है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होती है, सबको राइट टू वोट है, सबको अधिकार है वोटिंग का। यहां पर अगर मैं एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता हूं, एक पॉलिटिकल पार्टी को चूज करता हूं, तो ठीक है, मुझे इसका भी राइट है कि अगर मुझे किसी पार्टी की आइडियोलॉजी अच्छी लगती है तो मैं उसको फंडिंग दूं, उसको डोनेट करूं, कि ठीक है, मेरी ही एक आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है या फिर एक अच्छे वे में मेरा पैसा यूज हो रहा है, ये एक नैतिकता भी है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ देखें कि पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस, डिसीजन मेकिंग, जो भी चीजें हो रही है वो कोई कॉर्पोरेट डोनर की वजह से हो रही है, तो शायद यहां डेमोक्रेसी का कंसर्न आता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें एनालाइज करते हुए ये जजमेंट दी और कहा कि नहीं नहीं, कॉर्पोरेट डोनेशन का इन्फ्लुएंस इलेक्शंस पे नहीं दिखना चाहिए। अब बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 की। देखिए, सेक्शन 13 क्लॉज A सब क्लॉज B ये मैंडेट करता है कि अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन होती है जो कि 20,000 रुपए से ज्यादा है तो उसकी रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ही मैंडेटरी है।
फाइनेंस एक्ट इंटरवीन करता है। फाइनेंस एक्ट में इस रिक्वायरमेंट को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है कि अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन डोनेशन थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू हो रही है तो आप उसको रिकॉर्ड कीपिंग में नहीं डालेंगे, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, सुप्रीम कोर्ट इसको भी नलीफाइड करती है और ये कहती है कि नहीं, आपको वोटर के राइट को अपहेल्ड करना है। तो मतलब वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन को अपहेल्ड किया गया। अगर बात करें तो डायरेक्शन क्या इशू करी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, देखिए सबसे पहला तो एसबीआई को मना किया गया है कि अब वो कोई भी इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू नहीं करेंगे, इमीडिएटली स्टॉप करेंगे। सेकंड, एसबीआई को वो सारी जानकारी, जितने भी बॉन्ड अप्रैल 2019 से अभी तक बेचे गए हैं, वो सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना है। और इसमें डिटेल्स में अगर मैं बात करूं क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, तो डेट ऑफ द परचेज, नेम ऑफ द परचेजर और किस डिनोमिनेशन में ये परचेज किए गए हैं, ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसबीआई देगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 13 मार्च 2014 तक इस सारी जानकारी को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश करेगा। कुछ पॉलिटिकल फंडिंग्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं और दिखाऊं तो स्क्रीन पे जो आपको अभी पिक्चर दिख रही है उसमें आपको पता लगेगा कि बीजेपी को अब तक 6,500 करोड़ की डोनेशंस, कांग्रेस को 1100 करोड़, टीएमसी को मोर देन 1000 करोड़, बीजेडी को मोर देन 700 करोड़ और लिस्ट बहुत लंबी है, आप देख सकते हो। आप भी है इसमें 94 करोड़। तो देखिए, हमेशा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू या पॉलिटिकल डोनेशंस गलत नहीं है, कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करने वाले इंडिविजुअल्स, कंपनीज हो सकती हैं। बात यहाँ पर ये होती है, जो सुप्रीम कोर्ट का नजरिया है या ये जो जजमेंट में निकल करके आया है वो ये है सिंपली कि इस डोनेशंस की वजह से इलेक्शंस पे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। देखिए, किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है और वहां पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग बहुत ज्यादा है, तो हालांकि ये देखा जा सकता है कि उस इलेक्शंस में उस पॉलिटिकल पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है या हल्का हो सकता है, एक फंडिंग की वजह से मनी पावर दिखाई जाती है, मनी पावर का इन्फ्लुएंस यूज किया जा सकता है। कंक्लूजन की बात करूं तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के कंक्लूजन क्या हो सकते हैं। देखिए, हालांकि ये फैसला बहुत देरी से आया, लेकिन चलो एटलीस्ट आया। और इस फैसले के आने की टाइमिंग बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आपको पता है 2024 इलेक्शन ईयर है और इस इलेक्शन ईयर से कुछ महीने पहले इस तरह की लैंडमार्क जजमेंट का आना डेफिनेटली टर्न आउट कर सकता है वोटर्स को। और 13 मार्च को ऐसी रिपोर्ट पब्लिश होना ऑफिशियल वेबसाइट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन माना जा सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कुछ डिसीजंस में और चीजें ऐड हो सकती थी, कि जैसे कि अभी तक अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पे क्या, ये तो वही बात हो गई कि चलो अब तक किया ठीक है, आगे से मत करना। लेकिन हमें यहाँ पर ये समझने की जरूरत है, फिर स्टिल मैं बोलूंगा एक वोटर की तरह आप एक समझदार वोटर बनो। आपको पता होना चाहिए, इतने अवेयर होने चाहिए कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, आपका रिप्रेजेंटेटिव किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है और उस पॉलिटिकल पार्टी और उस इंडिविजुअल पे आपका वोट देने का फैसला क्यों है, पहली चीज। सेकेंडली, आपको विजिल और अवेयर ये रहना पड़ेगा कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है या फिर जिस पार्टी पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, उनका फैसला क्या पीपल्स विल पे है, आपसे है, या फिर वो डोनर्स की फंडिंग से इन्फ्लुएंस है। थिंक अबाउट इट, इट्स योर वोट, योर चॉइस।